इन चाचा ने अपने जीवन में जितने भी कांड करे हैं, जो हिस्ट्री के बुक में तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वो मैं बताता हूँ। स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूँ। पगली अगर चेहरे पर रुमाल भी लगा लूँ तो लोग मुझे मेरी हेयर स्टाइल से पहचान लेते हैं। अब इसके आगे मैं जो कुछ भी बोलूंगा उस पर यकीन करने से पहले नेट पर चेक कर लेना भाई। गांधी जी पर और आगे जिनके बारे में भी बात होगी उनको मैं किसी को भी हेट नहीं दे रहा हूँ, ना ही ये उन पर कोई एलिगेशन है। ये तो जो भी इंटरनेट पर बातचीत चल रही है मैं तो वही पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मेरे को मत पकड़ना बाद में। तो जो चाचा है वो साउथ अफ्रीका पैसे कमाने और फेमस होने के लिए गए थे, क्योंकि इंडिया में जो उनका काम धंधा चल रहा था वकालत का, वो ढंग से नहीं चल रहा था, एकदम फ्लॉप वकील थे वो। तो इसलिए वो साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ पर वो अब्दुल्ला एंड कंपनी को बचाने के लिए गए थे। उन पे स्मगलिंग का केस चल रहा था और इस केस को लड़ने के लिए चाचा जी ने मोटा पैसा उठाया था। बढ़िया हाई क्लास ट्रेन, शिप्स, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, मस्त 5 स्टार सफर करा उन्होंने पूरा साउथ अफ्रीका के अंदर। अपने जीवन के 40-50 साल वो ऐसे ही जिए बढ़िया। और फिर 1915 में इंडिया आ गए और एक हिंद स्वराज करके किताब लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इंडियंस है उनको गांव में ही रहना चाहिए, मॉडर्न जमाने से बच के रहो, शहरों से बच के रहो, ट्रेन, आर्मी और इंडस्ट्रीज ये सब करने की क्या ही जरूरत है। ये तो वही बात हो गई, पंडित जी सारे दिन प्याज खाते और अपने शिष्यों को बोलते प्याज नहीं खाने चाहिए। चाचा ने ब्रिटिशर्स को भी वर्ल्ड वॉर 1 में बढ़िया सपोर्ट किया, इंडियंस को इकट्ठा किया, उनकी आर्मी बनाई और ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में लड़ने भेज दिया। और इससे इंडिया को कोई फायदा भी नहीं था। इसकी थोड़ी सी ज्यादा डिटेल बताता हूँ मैं। जब चाचा इंडिया आए थे तो वो आजादी दिलाने में लग गए थे और एकदम पीस के सपोर्टर थे वो, कि लड़ाई दंगों में कुछ नहीं रखा है, लड़ाई दंगे नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात होती है, ये सब मानते थे वो। फिर जब ब्रिटिशर्स ने उनको बोला कि भाई अपने इंडियंस को बोल कि है ना हमारी टीम में ज्वाइन हो, वर्ल्ड वॉर 1 करने जा रहे हैं, तो अपने इंडियंस को बोल ऐसा कि चलो हमारे साथ आर्मी बना के लड़ाई करो हमारे लिए। और बोले कि जैसा तूने बढ़िया काम किया था ना बोअर वॉर में, जब भी तूने बंदे इकट्ठे किए थे, वैसे दोबारा इस बार भी कर। वो फार्मर्स और अंग्रेजों के बीच में चल रही थी वो कोई लड़ाई, तो उसकी बात है ये। अंग्रेजों की ये इंडियंस को रिक्रूट करने की बात सुन के चाचा तुरंत एग्री हो गए। चाचा ने सोचा कि ये काम अगर मैं इनका कर दूंगा ना अंग्रेजों का, तो मेरे को सत्ता में जगह देंगे ये बढ़िया वाली। वर्ल्ड वॉर 1 में तो चाचा ने अंग्रेजों का साथ दिया ही, और तो और 1918 में ब्रिटिशर्स के टीम में अपने इंडियंस को भी लगाया था लड़ने के लिए। और चाचा ने ये बोला है कि एक साम्राज्य यानी कि ब्रिटिशर्स जो भारत का साथ दे रहा है, रक्षा कर रहा है भारत की, उसके खिलाफ अगर कोई जंग लड़ रहा है, यानी बोयर वाली जो जंग में जो फार्मर्स थे वो, तो भारत के नागरिक भी उसमें शामिल होंगे। इंडिया अंग्रेजों के बिना कहीं पे नहीं होता। और इंडियंस अगर ऐसा करेंगे ना तो ये देखकर जो अंग्रेज हैं वो पिघल जाएंगे और अपने को आजादी दे देंगे कि देखो भाई इनने तो हमारे लिए जान दे दी। चाचा ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है ना, मतलब खुद के ऊपर किताब, ओरिजिनल तो गुजराती में लिखी हुई थी वो, लेकिन ये इंग्लिश वाला वर्जन है। जब वॉर डिक्लेयर हुआ तो मेरी जो सिंपैथी थी वो फार्मर्स की तरफ थी, लेकिन मेरी लॉयल्टी यानी वफादारी अंग्रेजों के साथ है, तो इसलिए मैं अंग्रेजों का साथ दे रहा हूँ, जबकि सरासर गलत काम तो अंग्रेजी कर रहे थे। आई फेल्ट दैट इफ आई डिमांडेड राइट्स एज अ ब्रिटिश सिटीजन, यानी कि ये ब्रिटिश के नागरिक बता रहे हैं अपने आप को, अंग्रेजी नागरिक होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इसका भागीदारी बनूं। तो इसलिए मैंने अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के साथ लड़ाई करने चल दिया। और इस काम के लिए ब्रिटिशर्स ने चमचमाता हुआ मेडल भी दिया था चाचा जी को। अंग्रेजों की लड़ाई में साथ देने के लिए जो लाखों सैनिक चाचा ने भेजे थे, उस लड़ाई के लिए 13,000 मेडल तो मिले उनको, लेकिन 45,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक मारे गए थे उस वर्ल्ड वॉर में। और ये सैनिकों के जो सैक्रिफाइसेस हैं, इनका कोई भी फायदा नहीं मिला। पहले तो चाचा ये बोल के भर्ती करे थे कि अपने भारत का कुछ ना कुछ फायदा करवाऊंगा मैं इससे, अपन ये जो भी काम करेंगे इससे अपन इनको अंग्रेजों को भेज देंगे, या मतलब कुछ फायदा मिलेगा अपने को। जीरो फायदा मिला, कुछ भी नेगोशिएट नहीं करा था चाचा ने। इसके अलावा जो 1931 में पूरी तरीके से फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी उसको भी बंद कर दिया था, और वो भी अंग्रेजों के छोटे छोटे कलेशों के लिए, कि अंग्रेजों को दिक्कतें हो रही है तो इसलिए जो हमारा स्वतंत्रता वाला कार्यक्रम चल रहा है ना उसको मैं बंद कर देता हूँ। तो हुआ क्या था, 1931 में जो पूरी तरीके से फ्रीडम के लिए लड़ाई चल रही थी, वो आंदोलन जो चल रहा था उसको उन्होंने बंद करवा दिया था बिना टीम से पूछे, या जो भी उसमें लोग थे ना जो आंदोलन कर रहे थे उनकी परमिशन लिए बिना ही चाचा ने बंद करवा दिया था वो। और ये सब इसलिए किया था ताकि कांग्रेस में उनकी जो पोस्ट थी वो थोड़ी सी ऊपर हो जाए, यानी प्रमोशन मिल जाए। चाचा और वायसराय लॉर्ड इरविन में जो ये समझौता हुआ था ना, जिसमें चाचा ने सारी मूवमेंट बंद
करवा के अपनी आशीर्वादी नेता वाली जो इमेज थी वो खत्म कर ली थी। उसके बदले में उनको सिर्फ एक कांग्रेस में एक पद मिला था। चाचा ने अपने पूरे जीवन में शोर मचाया है कि लड़ाई दंगे मत करो, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने खुद ने इंडियन सैनिकों को भेजा था इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए। Princes and Rajas have offered their wealth and their swords. The sons of the Raj have offered their strength and their loyalty to the King Emperor. From Lahore and Calcutta they have come. From Delhi, from Hyderabad and Bhopal. From the Arabian Sea to the Bay of Bengal, India stands with Britain. पंजाब रेजिमेंट के जो सैनिक थे उनको पहुंचाया था इंग्लैंड में इंग्लैंड की टीम से लड़ने के लिए, और ये काम का उनको ब्रिटिश रत्न करके एक अवार्ड मिलता है, वो भी मिला था, अंग्रेजों ने दिया था वो। चाचा बिल्कुल गरीब बन के रहते थे दिन में, और रात में तो वो बढ़िया बिरलास के बंगलों में रहा करते थे। सारी गरीबी दिन दहाड़े ही चलती थी, रात में तो वो चुपचाप घर पे आ जाते थे अपने। सुबह का भूला रात को अपने बंगलो चला जाता था। सरोजनी नायडू ने एक बार कहा था कि बापू को गरीबी में रखने में बहुत खर्चा लगता है। इंडियंस के बीच में अपने गरीब होने की नकली इमेज बना के घूमा करते थे चाचा। After the day's march through heat and dust, Gandhi and his followers entered the village Dharamshala for the night's rest. चाचा जी जब जेल जाते थे तो वो खान पैलेस में जाया करते थे। खान पैलेस करके एक जेल थी, आजकल वो ऐसी दिख रही है, मस्त है ना। जाना चाहते हो क्या तुम भी यहाँ पे? बहुत ही मस्त जेल था। ऐसे मान लो कि जैसे अंग्रेज उनको छुट्टियों पे भेजते थे वहाँ पे, और वहीं जो असली क्रांतिकारी थे, सेनानी थे, उनको काला पानी जैसे खतरनाक जेलों में भेजा करते थे अंग्रेज, लेकिन चाचा को कभी नहीं भेजा। चाचा 18 से 25 साल की कन्याओं के बीच में सोया करते थे। ज्यादा डिटेल्स के लिए डॉक्टर LR बाली की रंगीला गांधी आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे आपको बढ़िया जानकारी मिल जाएगी इस मैटर के बारे में, चाचा की लोंडियाबाजी के बारे में। जो कन्याएं चाचा के साथ सोया करती थी उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी है, और ऐसी लोंडियाबाजी को चाचा यूं बोलते थे कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ब्रह्मचारी एक्सपेरिमेंट। ये किस तरीके का एक्सपेरिमेंट है? अगर हम कर दे तो लंबा जाना पड़ जाएगा थाने में। और चाचा ने ये बात खुद एक्सेप्ट करी है कि जब वो लंदन गए थे पढ़ाई करने के लिए तो उन्होंने दारू, मांस और संभोग से दूर रहने की ठान ली थी। फिर उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि संभोग के मामले में उनका थोड़ा नाड़ा ढीला है, यानी कंट्रोल नहीं कर सकते वो। चाचा ने दुनिया भर में ज्ञान बांटा है कि सिंपल लाइफ जियो, ज्यादा तामझाम मत करो। लेकिन जब वो जेल जाया करते थे तो अपने साथ 3 कन्याएं लेके जाते थे अपनी पर्सनल सर्विस के लिए। उस जमाने में अंग्रेजों के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे जो अब नहीं रहे। उस डॉक्यूमेंट में यानी डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें ये लिखा हुआ है अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत थी आर्मी, और जब तक उनके साथ वो थी तब तक उनके पास भारत था। लेकिन चाचा ने आर्मी वालों को कभी भी भड़काया नहीं, कभी भी आर्मी के सोल्जर्स को यूं नहीं कहा कि तुम्हें इसका बहिष्कार करना चाहिए या जो भी स्टेप्स लेने चाहिए कि ताकि अंग्रेज अपने पे राज नहीं करें, वो सब उन्होंने नहीं करा चाचा ने। और जितने भी लीडर्स थे अपने क्रांतिकारी जितने भी थे वो सब बोलते थे, लेकिन चाचा ने नहीं बोला। एक बार इंडियन गढ़वाली सोल्जर ने इंडियन प्रोटेस्टर के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया था पेशावर के अंदर, और चाचा ने बोला कि जो सैनिक गोली चलाने के आदेश का पालन नहीं करता है वो इस शपथ को तोड़ता है और खुद को आपराधिक अवज्ञा का दोषी मानता है। 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस पर चाचा ने बोला कि मरने वाले निश्चित रूप से शहीद नहीं थे, अगर वो हीरो होते तो वो अपनी तलवार गिरा देते या कम से कम लाठी से लड़ाई करते। लाठी लेके लड़ाई करने जाएंगे क्या बताओ यार? वो बंदूक से मार देगा, हम लाठी लेके जाएं? तो चाचा ने बोला कि कम से कम लाठियों का उपयोग करते। यह जनरल डायर के सामने अपनी छाती खोली होती और मर जाते बहादुरी से। जब उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में जनरल माइकल ओ डायर को मार दिया था तो चाचा ने बोला कि इस आक्रोश से मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है, डीप पेन, मैं तो इसे पागलपन मानता हूँ। और वहीं सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि इंडियंस को उधम सिंह से प्रेरणा लेनी चाहिए। चाचा ने एक बार कहा था कि जो ना मारता है और ना मरता है वो गलत है, जो नहीं मारता लेकिन मारा जाता है वो भी गलत है, और जो मारता है वो भी गलत है। भारतीयों के साथ कुछ सही भी है या सिर्फ अंग्रेज ही सही है? अंग्रेजों के पास कौन सा नॉन वायलेंस कॉन्सेप्ट है? तो ये बोला चाचा ने। इसलिए एक बार ब्रिटिश सांसद ने ये बोला कि भारत में अंग्रेजों के पास सबसे बढ़िया पुलिसकर्मी गांधी थे, उन्होंने इंडियंस को नेशनलिज्म स्पिरिट की गोली से मूर्ख बना के रख रखा है ताकि ब्रिटिशर्स को कोई दिक्कत नहीं है। 1920 की तरह चाचा ने 1 साल के भीतर स्वराज का वादा किया था, लेकिन 1 साल निकल गया और कुछ भी नहीं हुआ। गांधी जी के शिष्यों ने तभी कहा था कि देश शर्तों को पूरा नहीं करता है, इसलिए 1 साल के भीतर स्वराज नहीं मिलेगा। चाचा ने अंग्रेजों को कभी भी इविल या उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। जब चर्चिल ने 1943 के बंगाल में अकाल जो पड़ा था उसमें 38 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तब चाचा जेल में थे, लेकिन जब उनकी रिहाई भी हुई तो भी उन्होंने चर्चिल को कुछ भी नहीं बोला। चाचा ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन चर्चिल ने चाचा को नंगा फकीर कह दिया। The half-naked fakir
as Winston Churchill called Gandhi. और इस बात का जवाब चाचा ने दिया कि मैं इस पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये बहुत ही मुश्किल काम है गरीब दिखने का, इसलिए मैं इसे बेहतरीनी प्रशंसा मानता हूँ। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो थी वो बहुत ही सक्सेसफुल रही और ये इतनी ज्यादा फैली कि अंग्रेजों ने चाचा को बुलाया लंदन में टेबल पर ऑन द टेबल बातचीत करने के लिए, जो कि RTC यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थी। और कंडीशन ये थी कि सारी मूवमेंट रोक दो। इस मूवमेंट में अंग्रेजों को पता चल गया था कि चाचा के पास बहुत ही बड़ी ऑडियंस है जो उनकी बात मानती है। तूफानी लहरों की तरह ये इंसानी समंदर महात्मा गांधी के पीछे उनकी जय जयकार के नारे लगाते हुए उनके दर्शन के लिए मचल रहा है। यानी उनका इन्फ्लुएंस पता चल गया था चाचा का, और चाचा को कभी दोबारा मूवमेंट नहीं करने दी। एक बार चाचा ने दोबारा इसका वर्जन 2 भी चालू किया था सिविल डिसओबीडियंस का, बट वो फेल रहा, उसके बाद कभी भी नहीं हुई। And the resumption of civil disobedience. Sensing that a fearful storm of revolt may sweep the country at any time, Great Britain has ordered its army in India to be brought up to full strength. क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो बिल्कुल फेलियर थी, बिल्कुल घटिया प्लानिंग करी थी चाचा ने, जबकि 2000 इंडियंस पर एक ब्रिटिश सैनिक था, फिर भी नहीं हो पाया ये सक्सेसफुल मैटर। चाचा ने अपने पूरे जीवन में कभी भी भगत सिंह को सपोर्ट नहीं करा, उनको डर लगता था उनकी पॉपुलैरिटी से। चाचा ने हमेशा लोगों को अंधेरे में रखा कि वो भगत सिंह को बचा रहे, जबकि सच्चाई ये है कि चाचा ने कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं करा वाइसरॉय को भगत सिंह के मैटर के अंदर। जब भगत सिंह का एग्जीक्यूशन हो रहा था तब चाचा के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, उनके हाथ में ही था भगत सिंह के एग्जीक्यूशन का फैसला, बट चाचा ने फिर भी नहीं बचाया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने के बाद अंग्रेजों ने उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, आधी जली बॉडी नदी में फेंक दी थी। Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were executed on the eve of the Karachi Congress. अंग्रेजों ने किया वो सरासर हिंसा थी, लेकिन फिर भी चाचा ने कभी कुछ नहीं बोला। चाचा ने हिंदुओं की कीमत पर मुस्लिम तुष्टीकरण का बढ़िया सपोर्ट कराया हमेशा से। वो कहते थे कि हिंदुओं को मुस्लिम से नफरत नहीं करनी चाहिए, भले ही मुस्लिम हिंदूज को नष्ट कर दें, अगर मुसलमान हम सभी को मारना चाहते हैं तो हमें बहादुरी से मौत का सामना करना चाहिए। अगर उन्होंने यानी मुस्लिम्स ने हिंदुओं को मारने के बाद अपना राज स्थापित किया तो हम एक नए दौर की शुरुआत करेंगे। चाचा कॉमन नेता बनने की कोशिश में थे। चाचा हिंदी और उर्दू में अपनी साइड्स बदलते रहते थे। पहले तो उनकी प्रेफरेंस हिंदी थी, बट जब मुस्लिम्स ने इसको मानने से मना कर दिया तो उन्होंने इसे हिंदुस्तानी, जो हिंदी और उर्दू से मिलके बनाए, उसमें बदल दिया। राम जी को बादशाह राम और सीता जी को बेगम सीता के रूप में संबोधित करा। मुस्लिम्स वंदे मातरम को भी सपोर्ट नहीं करते थे और इसके लिए चाचा उनको सपोर्ट करते थे। जो भी मुस्लिम्स की डिमांड रहती थी चाचा उसको पूरा करने में लग जाते थे। 1932 में चाचा ने 1,32,00,000 रुपए इकट्ठे करे, जो कि दलित समाज के लिए यूज होना था, बट चाचा ने 1 भी रुपया खर्च नहीं करा दलितों पर। पता नहीं वो पैसा कहाँ गया। जो अनटचेबल्स होते हैं उनके लिए अपने क्षेत्र में चाचा ने, यानी कि गुजरात में जितने भी टेम्पल्स थे, जितने भी मंदिर थे, उनके दरवाजे नहीं खोले थे अनटचेबल्स के लिए। यूं तो चाचा जी सुभाष चंद्र बोस को अपना बेटा बोला करते थे, बट उसी बेटे की कांग्रेस में पोस्ट छुड़वाने के लिए भूख हड़ताल पे भी बैठ जाते थे चाचा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक प्रॉमिस किया था कि जब उनको सुभाष चंद्र बोस मिल जाएंगे ना तो वो उनको सरकार को यानी नेताजी को अंग्रेजों को सौंप देंगे। अब उस जमाने में सुभाष चंद्र बोस वांटेड हुआ करते थे, अंग्रेजों की उनसे फटती थी, तो इसलिए वांटेड बना रखा था उनको। तो चाचा ने डील कर ली थी कि जब भी मेरे को सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे ना मैं दे दूंगा आपको। तो जब भारत को आजादी मिली थी तो पाकिस्तानियों ने यानी मुस्लिम्स ने अपना देश अलग करने की मांग करी, यानी पाकिस्तान बनाने की। तो जो बांग्लादेश और अब जो पाकिस्तान है ये पाकिस्तान हुआ करते थे। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो मुस्लिम्स की डिमांड थी कि है ना हमको ऐसे हमारे वेस्ट पाकिस्तान में यानी अभी जो बांग्लादेश है वहाँ पे जाने में बड़ी दिक्कत आती है, तो हमें ऐसे घूम के जाना पड़ता है। तो ऐसा करो हमारे लिए ना भारत के बीचों बीच में से लाइन बना दो एक, हमारे लिए हम उधर से चल जाएंगे। लाइन यानी कि रोड बना दो, वहाँ से चल जाएंगे, हमारे को इजी पड़ेगा। तो चाचा मान गए। चाचा ने उनकी डिमांड भी करी कि उनको कोई 60 करोड़ रुपए मांगे थे उनने, तो चाचा ने उसकी भी व्यवस्था करी थी। जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पे 15 वोट हुआ करते थे प्रधानमंत्री के, उसी से डिसाइड होता था कि पीएम कौन बनेगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 14 वोट से जीत गए। तो चाचा बुरा मान गए। चाचा बोले प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा, और जवाहरलाल नेहरू को यूँ बोले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलो कि है ना अपना रिजाइन दे दे पीएम के पद से, नहीं तो मैं कांग्रेस के 2 टुकड़े कर दूंगा। और अगर 2 टुकड़े हो जाते तो जो ब्रिटिशर्स थे ना जो गए थे वो इसलिए गए थे कि सत्ता कांग्रेस के पास रहेगी ना तो ही वो जाएंगे, लेकिन
लेकिन अगर कांग्रेस टूट जाती तो सरकार टूट जाती, यानी कि ब्रिटिशर्स तब नहीं जाते। तो ऐसी धमकी दे दी थी चाचा ने। चाचा बहुत सारे आंदोलन स्टार्ट करा करते थे, बट 2-3 महीने के अंदर ही उसको वापस विथड्रॉ कर लेते थे। जबकि जो भी आंदोलन वो करते थे उसमें जितने लोग भी पार्टिसिपेट करते थे उनके सैक्रिफाइसेस का क्या। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया था ना, तो चाचा ने पाकिस्तान को अपना दुश्मन यानी इंडिया का दुश्मन मानने से मना कर दिया था। चाचा ने भारत को 55 करोड़ रुपए देने के लिए मजबूर कर दिया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान इस धन का बराबर हिस्सेदार था, बट उनने कश्मीर पर हमला करके वो अपना हिस्सा खो दिया था। जब पाकिस्तान बना था तो जो पाकिस्तान में अपने हिंदूस थे वो जब यहाँ पे आए यानी इंडिया आए, तो जो पाकिस्तान थे वहाँ के मुस्लिम्स थे ना, उन्होंने उनके घरों पे कब्जा कर लिया था, वो वहीं पे रहने लग गए थे। फिर जो वो यहाँ से यहाँ पे आए तो यहाँ के जो मुस्लिम्स थे, अपने इंडिया के जो मुस्लिम्स थे, वो उधर चले गए पाकिस्तान में जिनको जाना था। तो जो मस्जिदें और जो भी घर वर थे ना, वो सारे खाली पड़ गए। तो जब इंडियंस आए पाकिस्तान से अपने यहाँ पे, तो आंधी तूफान आ रहा था, बारिश आ रही थी तगड़ी। तो जो हिंदूस थे वो चले गए मस्जिद में और उनके घरों में बचने के लिए उस तूफान से, बारिशों से। तो चाचा ने बोला कि नहीं, ये मुस्लिम्स ही रहेंगे यहाँ पे हिंदू नहीं रहेंगे, बाहर निकालो। पुलिस वालों को भेजा चाचा ने और सब हिंदुओं को बेघर कर दिया। अब जो वहाँ से यहाँ पे हिंदूज आए हुए थे ना, उनको कोई घर की व्यवस्था नहीं करवाई थी चाचा ने, जबकि मुस्लिम्स के लिए बढ़िया व्यवस्था कर दी थी। अब इस टाइम पे हो रही थी बहुत तगड़ी हत्याएं, हिंदूज पर मुस्लिम अटैक कर रहे थे ना, तो चाचा ने रिटर्न उन पर अटैक करने के लिए मना कर दिया था। और जो हिंदू पीड़ित थे ना, उन पर भी दया करने से उन्होंने मना कर दिया था। और तो और पाकिस्तान से जो इंडिया आए हुए हिंदूज थे ना, उनको चाचा ने बोला कि वापस जाओ और मर जाओ। आजादी चाचा के नॉन वायलेंस से नहीं, बल्कि ब्रिटिशर्स ने जो वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा था, उसके बाद से उनका पैसा खत्म हो गया था, बैंकरप्सी होने वाली थी उनकी, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था। बैंकरप्सी वाला कारण तो बिल्कुल छोटा सा है, मेन कारण ये है कि जो अपने महान क्रांतिकारी थे, बहुत सारे क्रांतिकारी थे, उनने सेना बना के अंग्रेजों को थपेट दिया था बढ़िया। जुलाई 1947 में चाचा ने बोला कि अपने इंडियन फ्लैग के कोने में ना एक यूनियन जैक का लोगो भी लगा दो। अपने इंडियन फ्लैग के कोने में यूनियन जैक लगाने में क्या ही दिक्कत है? अगर अंग्रेजों ने हमें नुकसान पहुंचाया है तो वो उन्होंने पहुंचाया है, उनके झंडे ने नहीं। हमें अंग्रेजों के गुणों पर भी ध्यान देना चाहिए। वो हमारे हाथों में अपनी सत्ता देकर अपनी मर्जी से जा रहे हैं, उसका कुछ तो रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा ना। भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ उसके बारे में चाचा ने ये कहा 3 मार्च 1947 को कि अगर कांग्रेस ये बात मानती है डिवाइडेशन की, तो उनको मेरी लाश के ऊपर से निकल के जाना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक भारत पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हो पाएगा। बट आयरनी तो ये है कि भारत पाकिस्तान के डिवाइडेशन वाले मैटर में सबसे पहले उन्होंने अपना साइन किया था, जबकि उनके हाथ में था विभाजन को रोकना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा और इस कारण से करीब 10 लाख लोग मारे गए। और इन हत्याओं के विजुअल्स ऐसे थे कि खून की नदियां बह रही थी। और इस विभाजन के कारण 1.5 करोड़ लोगों ने अपना घर खो दिया था, बेघर हो गए थे वो सारे। और ये सब होने के बाद भी नोटों पर चाचा की फोटो रहती है। तो इस बार कुछ अलग ट्राई करा है, और बाकी ऐसे अतरंगी से एक्सपेरिमेंट्स मैं करता रहूंगा आने वाले समय में। तो अभी बहुत देर हो गई है मेरे को बोलते बोलते, इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने यहाँ पर, और तुम जाओ यहाँ पर। यहाँ पर जाने से बहुत मजे आएंगे आपको। ओके जी, अब मैं चलता हूँ। राधे राधे।